नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर की चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसने देश का सियासी नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 1990 के दशक और उसके बाद की भारतीय राजनीति की कहानी बताते हैं, लेकिन ये कोई सीधी-सादी कहानी नहीं है। सही कहा। इसे ऐसे समझिए कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति एक शांत हाईवे से हटकर मुंबई या दिल्ली के किसी मल्टी लेवल फ्लाईओवर पर आ गई। वाह, क्या मिसाल है। एक रास्ता जाति का था, दूसरा धर्म का और तीसरा बाजार का, और ये तीनों रास्ते एक दूसरे से टकरा रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस सियासी घालमेल में मतलब कौन सी गाड़ियां टकराईं, किसने रास्ता बदला और आज हम जिस मुकाम पर हैं वहां कैसे पहुंचे। बिल्कुल। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि गठबंधन सरकारों का दौर आखिर शुरू क्यों हुआ, मंडल और मंदिर की राजनीति ने समाज को कैसे बदला, और जब देश में इतनी उथल-पुथल मची थी तो आर्थिक नीतियों पर लगभग सभी पार्टियां एकमत कैसे हो गईं। चलिए इस उलझे हुए दौर की परतें खोलते हैं। तो इस मल्टी लेवल फ्लाईओवर पर चढ़ने से पहले वो पुराना हाईवे कैसा था? मेरा मतलब है 1989 से पहले की राजनीति, जिसे अक्सर कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। राजनीतिक वैज्ञानिक ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर आम भाषा में इसका मतलब क्या था? ये बहुत अच्छा सवाल है। कांग्रेस प्रणाली का मतलब सिर्फ एक पार्टी का राज नहीं था। कांग्रेस एक बड़े छाते की तरह थी, जिसमें हर तरह की विचारधारा के लोग समा जाते थे। अच्छा। उसी में समाजवादी थे, उसी में कारोबार के समर्थक थे, ऊंची जाति के नेता भी थे और दलितों पिछड़ों के प्रतिनिधि भी। मतलब एक तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही गठबंधन चलता था। तो देश की सारी बड़ी बहसें और झगड़े वो पार्टी के अंदर ही सुलझा लिए जाते थे। और 1989 के चुनाव में क्या हुआ? वो छाता फट गया। ठीक ही हुआ। 1984 में राजीव गांधी की अगुवाई में कितनी 415 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1989 में 197 पर सिमट गई। सीधा आधे से भी कम। हाँ, तो वो छाता फट गया और उसके नीचे खड़े सारे लोग अपना अपना अलग छाता लेकर बाहर निकल आए। कांग्रेस का जो राजनीति के केंद्र में दबदबा था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया और यहीं से भारत की राजनीति में एक खालीपन आया, एक वैक्यूम बना। और उस वैक्यूम को भरने की होड़ शुरू हुई। यहीं से हमारे फ्लाईओवर का पहला रास्ता, यानी पहचान की राजनीति का रास्ता खुलता है। और इसकी पहली और सबसे जोरदार आवाज थी मंडल। हाँ, अगस्त 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने एक धमाका किया। उन्होंने मंडल आयोग की एक पुरानी सिफारिश को लागू करने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना था। बिल्कुल। और इस एक फैसले ने देश में भूचाल ला दिया। एक तरफ आरक्षण के समर्थक थे तो दूसरी तरफ सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन ओबीसी सिर्फ एक सरकारी कैटेगरी नहीं थी, ये एक जबरदस्त राजनीतिक पहचान बन गई। हाँ, दशकों से सत्ता के गलियारों से बाहर रहे समुदायों को अचानक लगा कि अब उनकी बारी है। दिलचस्प बात यह है कि ये मुद्दा सिर्फ नौकरियों का नहीं था, ये सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल बन गया। मंडल ने राजनीति का गणित पूरी तरह बदल दिया। अब पार्टियों को ये समझ आने लगा कि पिछली जातियों को नजरअंदाज करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मंडल ने पिछड़ी जातियों को एक नई आवाज दी, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ठीक इसी समय फ्लाईओवर का दूसरा रास्ता भी खुल रहा था, मंदिर का, मतलब हिंदुत्व की राजनीति। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही थीं? ये तो दो बिल्कुल अलग दिशाएं लगती हैं। यही तो 90 के दशक का सबसे बड़ा विरोधाभास था। ये दोनों धाराएं एक साथ बह रही थीं और अक्सर एक दूसरे को काट भी रही थीं। हिंदुत्व की राजनीति को हवा दो घटनाओं से मिली। पहली 1985 का शाहबानो केस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो के हक में फैसला दिया था कि उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। अदालत का फैसला पलट दिया और बीजेपी ने इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का एक बड़ा मुद्दा बना दिया। बिल्कुल। और दूसरी घटना थी अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद। 1986 में एक स्थानीय अदालत के आदेश पर विवादित ढांचे का ताला खोल दिया गया। इसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और राम मंदिर निर्माण को अपनी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बना लिया। तो एक तरफ मंडल समाज को जाति के आधार पर जोड़ या तोड़ रहा था, तो दूसरी तरफ मंदिर धर्म के नाम पर लामबंदी कर रहा था। एकदम सही। और इसी उथल-पुथल के बीच एक तीसरा रास्ता भी बन रहा था, अर्थव्यवस्था का, जिसे नई आर्थिक नीतियां कहा गया।
1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत की आर्थिक दिशा ही बदल दी। हाँ, और ये एक तरह की मजबूरी भी थी। देश का खजाना लगभग खाली हो चुका था। तब सरकार ने उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां अपनाई। लाइसेंस राज खत्म किया गया, विदेशी निवेश के दरवाजे खोले गए। शुरू में तो इसकी बहुत आलोचना हुई होगी। बहुत हुई, लेकिन मजे की बात यह है कि बाद में जो भी सरकार आई, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसने नीतियों को जारी रखा। तो हमारे पास अब 3 रास्ते हैं, मंडल, मंदिर और मार्केट। और इसी सियासी बवंडर के बीच मई 1991 में एक और बड़ी त्रासदी हुई, राजीव गांधी की हत्या। इसका राजनीति पर क्या असर पड़ा? ये एक बहुत बड़ा झटका था। राजीव गांधी चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु में एलटीटी के एक आत्मघाती हमले में मारे गए। इस घटना ने कांग्रेस के अंदर एक नेतृत्व का संकट खड़ा कर दिया, जिसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो बड़े राजनीतिक बदलाव शुरू हो चुके थे, यानी कांग्रेस के दबदबे का खत्म होना और पहचान की राजनीति का उभार, वे और तेज हो गए। चलिए अब गठबंधन की राजनीति पर आते हैं। 1989 के चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, पर सरकार बनाने से मना कर दिया। तब जो सरकार बनी वो अपने आप में एक अजूबा थी। सही में अजूबा ही थी। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, जिसे बाहर से 2 ऐसी पार्टियों ने समर्थन दिया जो एक दूसरे की धुर विरोधी थीं। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ वामपंथी दल। हाँ, लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है, बीजेपी और लेफ्ट जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, वो एक ही सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। ये खिचड़ी पर्दे के पीछे पकी कैसे? क्या उनके समर्थकों को ये अजीब नहीं लगा? पक्की क्योंकि उस वक्त एक ही मसाला था जो सबको साथ ला रहा था, कांग्रेस विरोध। अच्छा, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बस यही, सबका एक ही लक्ष्य था, कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना। लेकिन ऐसी बेमेल दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती। जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की और उन्हें बिहार में गिरफ्तार किया गया, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। और ये सिलसिला तो फिर चलता ही रहा। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1989 से 2014 के बीच केंद्र में 11 अलग-अलग सरकारें बनी, मतलब हर 2-2.5 साल में एक नई सरकार। हाँ, इस दौर में तो क्षेत्रीय पार्टियों की चांदी हो गई होगी। चांदी नहीं, वो तो किंग मेकर बन गए। चाहे मुलायम सिंह यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों या दक्षिण भारत के नेता, दिल्ली में सरकार उनकी मर्जी के बिना नहीं बन सकती थी। 1996 का समीकरण तो और भी दिलचस्प था। तब वामदल और कांग्रेस दोनों ने मिलकर एक सरकार को समर्थन दिया, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जा सके। मतलब 1989 में जो दुश्मन थे वो 1996 में दोस्त बन गए। राजनीति में यही होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1999 में बनी एनडीए सरकार पहली गठबंधन सरकार थी जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के उस बड़े छाते के फटने के बाद राजनीति में कई छोटे-छोटे छाते खुल गए और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए इन सब छोटे-छोटे छातों को जोड़ना जरूरी हो गया? एकदम सटीक। और ये सिलसिला 2014 तक चला। 2014 और 2019 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला, लेकिन उन्होंने अपने गठबंधन यानी एनडीए को बनाए रखा। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि गठबंधन की राजनीति अब भारतीय लोकतंत्र का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी है। अब पहचान की राजनीति पर थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमने मंडल की बात की, लेकिन इसी दौर में दलित राजनीति का भी एक नया अध्याय शुरू हुआ। हाँ, कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का उदय। कांशीराम की राजनीति का आधार बहुजन का विचार था। बहुजन मतलब? उनका कहना था कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक मिला के 85% हैं। अगर ये सब एक हो जाएं तो सत्ता पर उनका कब्जा हो सकता है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा बहुत मजबूत था। और इसका असर कहाँ दिखा? उन्होंने पंजाब और हरियाणा में काम शुरू किया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश में मिली, जहां बीएसपी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। और दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति अयोध्या मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इसके बाद देश में जो हुआ वो इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय है। बिल्कुल। इसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई चली, जो आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खत्म हुई। स्रोत में इस फैसले के कुछ हिस्से दिए गए हैं जो बहुत अहम हैं। बताइए। एक जगह कोर्ट कहता है, संविधान आस्था और विश्वास के आधार पर धर्मों में भेद नहीं करता। लेकिन साथ ही कोर्ट ये भी कहता है,
दस्तावेजी और मौखिक सबूतों से ये साबित हुआ है कि हिंदुओं की ये आस्था और विश्वास कि भगवान राम का जन्मस्थान वही है जहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, निराधार नहीं है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश लगती है। हाँ, और स्रोत कहता है कि ये फैसला एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश का एक उदाहरण है जो भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता को दिखाता है। अदालत ने विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया और साथ ही मस्जिद बनाने के लिए भी अलग से जमीन देने का आदेश दिया। तो इन सब का मतलब क्या है? एक तरफ जातियों की लड़ाई, दूसरी तरफ धर्म पर घमासान, गठबंधन की खींचतान, और फिर भी देश चलता रहा। क्या इन सारे संघर्षों के बीच से कोई नई समझ या कोई सहमति भी निकली? हाँ, और यही इस दौर की सबसे हैरान करने वाली बात है। इतनी लड़ाई झगड़े के बाद 4 बड़े मुद्दों पर ज्यादातर राजनीतिक दलों के बीच एक आम सहमति बनती दिखी। अच्छा, वो क्या है? पहला, नई आर्थिक नीतियों पर सहमति। अब लगभग सभी पार्टियां मानती हैं कि अर्थव्यवस्था को खोलने और बाजार को बढ़ावा देने से ही देश की तरक्की होगी, भले ही वो मंच से इसकी कितनी भी आलोचना करें। ठीक है। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक दावों को स्वीकार करना। आज कोई भी बड़ी पार्टी ओबीसी आरक्षण का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकती। सही है। तीसरा, क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका। अब सब मानते हैं कि केंद्र की राजनीति में राज्यों के नेताओं की अहमियत है और रहेगी। और चौथा, जो सबसे अहम है, विचारधारा से ज्यादा व्यावहारिकता पर जोर। इसका क्या मतलब हुआ? से हटकर क्या काम करेगा पर आ गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मंडल और मंदिर की लड़ाई ने राजनीतिक दलों को इतना थका दिया कि आर्थिक नीतियों पर सहमत होना उनके लिए आसान हो गया? जैसे एक तरह का समझौता हो गया हो, आप अपनी पहचान की राजनीति करो, हम अपनी, पर चलो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर लड़ाई नहीं करते। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। ऐसा कहा जा सकता है कि जब पहचान के मुद्दों पर लड़ाई इतनी तीखी हो गई तो बाकी मुद्दों पर आम सहमति बनाना एक राजनीतिक जरूरत बन गई, ताकि सिस्टम पूरी तरह से ठप ना हो जाए। दबदबे का अंत हुआ, गठबंधन की राजनीति एक मजबूरी और फिर एक हकीकत बन गई, और मंडल मंदिर मार्केट की शक्तियों ने देश की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। और हमारे स्रोत आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर बड़ी नीतियों पर मुख्य पार्टियों में एक तरह की सहमति है। अब लड़ाइयां वैचारिक कम और व्यावहारिक ज्यादा हो गई हैं। ऐसे में देश के भविष्य के लिए असली बहस और नए विचार कहां से आएंगे? क्या वे इन्हीं पार्टियों के अंदर से पैदा होंगे, या फिर हमें उनके लिए सामाजिक आंदोलनों और सड़क पर उतरे लोगों की तरफ देखना होगा? ये एक सोचने वाली बात है।